जमाते इस्लामी हिंद का धन्यवाद आज के इस निमंत्रण के लिए। शहर में, दूसरे शहरों में जो नागरिक अधिकार, सिविल लिबर्टीज और लोकतांत्रिक अधिकारों पे जो कार्यक्रम होते हैं उनमें अक्सर जमाते इस्लामी हिंद के कुछ साथियों के साथ मैं शामिल होता रहा हूँ। आज के विषय के बारे में जो यहाँ प्रारंभिक वक्तव्य में बताया गया है, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं कहना है। हम सभी जानते हैं कि हमारी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वे हमारी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका इसमें बटी हुई है। एक चौथे स्तंभ की बात भी की जाती थी पहले कि जो प्रेस है, मीडिया है, पत्रकारिता है, वह लोकतंत्र का चौथा खंभा है। मैं जाति तौर पे भारत की सेना को प्लेस नहीं कर पाता हूँ कि इन तीन में उसे कहाँ प्लेस करें। वह अपने में एक संस्था है, उसके अपने कायदे हैं, उसका अपना अनुशासन है, तो वह भी भारत की संवैधानिक संस्थाओं का एक अहम हिस्सा है। अब ये जो 5 चीजें हैं, इन सब का बड़ी तेजी से अवमूल्यन हो रहा है। कह सकते हैं कि विनाश हो रहा है और वो सबके सामने है। ये स्थिति कोई पोशीदा नहीं है, अब कोई छुपाव नहीं है। संविधान और उससे जुड़ी हुई संस्थाओं को लेकर के जो दावे किए जाते हैं अब वो दिखावटी होकर के रह गए हैं, ये सब लोग जानते हैं। हम जब चर्चा करते हैं इस समस्या पे, इस मसाइल पे, तो बस उस सारी स्थिति को बयान करने और उसके लिए जिम्मेदार सरकार, राजनीति इत्यादि को कोसने में लगा देते हैं। उसमें भी ज़्यादातर जोर पिछले जो 7-8 साल का समय बीता है वो सारा का सारा जो है वो आरएसएस भाजपा के ऊपर डाल देते हैं और निश्चिंत हो जाते हैं कि हमने अपने कर्तव्य की पूर्ति कर दी है। लेकिन जितनी कोशिशें, जितनी आवाजें आइन को लेकर के, उसकी संस्थाओं के डिके को लेकर के जो चिंताएं जताई जाती हैं, कुछ आंदोलन भी खड़े किए जाते हैं, उनका असर समाज पर नहीं पड़ता है। इसका क्या कारण है? आखिर क्यों ये स्थिति बनी कि संविधान और उसकी संस्थाओं की बात करने वाले लोगों की साख समाज में टिकती नहीं है? मेरी नज़र में ये मसला ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हम सबसे पहले कम से कम प्रमुख कारणों को खोजने की कोशिश करें कि ऐसी सूरत हाल दरपेश हुई कैसे। भारत का एक खासा बड़ा तबका जो सोचता है
सजग नागरिक है, वो चाहे राजनीति में है, चाहे बौद्धिक गतिविधियों में है, चाहे धर्म का काम करता है, चाहे संस्कृति का काम करता है, ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस चिंता को लेकर के चलते हैं। लेकिन हालात बदलते नहीं। संवैधानिक संस्थाओं का जो क्षरण है, जो डिके है, वो उत्तरोत्तर होता जा रहा है। न्यायपालिका पे बहुत भरोसा किया जाता रहा, अभी भी किया जाता है, किया भी जाना चाहिए। लेकिन अब ऐसा लगने लगा है कि इतनी देर तक डिके को चलने दो और बीच में थोड़ा सा कुछ करके ऐसा जता दो कि न्यायपालिका कुछ कर रही है या उसे नोटिस है इस बात का। लेकिन इससे तो काम चलना नहीं। आप 10 बार नोटिस ना लें या गलत नोटिस ले लें कई बार, और एक बार थोड़ा सा कुछ जता दें किसी फैसले से कि हाँ हमारी निगाह में है ये समस्या और हम इसे डील कर रहे हैं, तो गणित के हिसाब से जो फैसला है वो डिके की तरफ ही जाता है, इसे कोई रोक नहीं सकता। मेरा ऐसा मानना है, और आज से नहीं शुरू से है, कि 1991 में जब जिन्हें नई आर्थिक नीतियां उस समय कहा गया लागू की गई, और हमने यानी हमारी राजनीति ने और हमारे बौद्धिक वर्ग ने ये स्वीकार किया कि भारत में एक बराबरी के समाज की जरूरत नहीं है, गैर बराबरी को खत्म करने की जरूरत नहीं है, या ये हो सकता है कि वो हो नहीं सकती है। बहुत समय हमने व्यर्थ कर दिया और हम निजीकरण, उदारीकरण की नीतियों को ले आए। अभी भी आप देखेंगे कि भारत के जो बड़े बुद्धिजीवी हैं, किशन पटनायक ने कहा भारत में बुद्धिजीवी वही होता है जो अंग्रेजी में लिखता पढ़ता और बोलता है। वो अभी भी ये मान के चल रहे हैं कि रिफॉर्म तो बहुत जरूरी है। इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया इसके प्रतिनिधि अखबार हैं, और हिंदू भी, लेकिन वो सांप्रदायिकता नहीं चाहते। हम उनसे लगातार सवाल कर रहे हैं कि जब आप आर्थिक मामलों में गैर बराबरी को बढ़ाएंगे, और इस हद तक बढ़ाएंगे कि आज कोई अर्थशास्त्री आपको नाप के नहीं बता सकता कि एक सामान्य भारत के नागरिक और एक बड़े कॉरपोरेट घराने के मालिक या एक बड़ी पार्टी या उसके नेता के बीच आमदनी का कितना बिच्चा है, कितना फर्क है, कोई नाप के नहीं बता सकता। मतलब जब आप ये चलने देते हैं तो फिर धार्मिक बराबरी कहाँ से लाएंगे आप, सामाजिक बराबरी कहाँ से लाएंगे आप? वो तो एक मूल्य है, वैल्यू है, वो तो साथ साथ रखा था। अम्बेडकर साहब से किसी ने बाद में पूछा था कि आपने तो समाजवाद शब्द इसमें रखा नहीं, क्योंकि हम लोग जानते हैं समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता शब्द जो है इंदिरा गांधी ने बाद में प्रेमबल में जोड़े थे। तो उन्होंने जवाब दिया था कि जो संविधान की फिलॉसफी है वो लोकतंत्र के रास्ते से एक समाजवादी समाज कायम करने की है, आर्थिक मामलों में भी, सामाजिक मामलों में भी और धार्मिक मामलों में। आप समाजवाद तो नहीं चाहेंगे, बल्कि आप कितने ही कॉलमिस्ट हैं अंग्रेजी के जो टॉन्ट करते हैं कि सो कॉल्ड सोशलिस्ट डेज। आप धार्मिक बराबरी की इच्छा करेंगे तो ये तो नहीं होगा, क्योंकि वो जो खाई पैदा होगी
आर्थिक गैर बराबरी की, और वो लोगों को दिखेगी, उसमें लोग गिरेंगे। उस आबादी को जब तक लोकतंत्र है, वोट की जरूरत है, उसे बहलाए रखने के लिए क्या किया जाएगा? धर्म की राजनीति की जाएगी, जात की राजनीति की जाएगी, व्यक्ति पूजा की राजनीति की जाएगी। इससे होगा क्या? राजनीति से स्टेट्समैनशिप खत्म हो जाएगी, और हो गई है। अब स्टेट्समैन नहीं होते भारत की राजनीति में, अब सीधे अवतार और मसीहा होते। स्टेट्समैन होता है जो भी संविधान बनाया गया है, उसकी जो संस्थाएं बनाई गई है, उनके मुताबिक अपने पूरे समाज को देखता है, और उसके हिसाब से, जैसे राज्य के हमारे नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, उनके मद्देनजर नीति बनाता है। जब आप राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को एक तरफ हट के रख के और कॉरपोरेट के नीति निर्देशक तत्वों को लेकर के आर्थिक नीतियां बनाएंगे, तो ये बेरोजगारी, सांप्रदायिक वैमनस्य, जातिवादी गोलबंदी, परिवार पूजा, व्यक्ति पूजा, ये होंगे ही, पब्लिक उसमें इन्वॉल्व होगी। तो मेरा कहने का मकसद केवल इतना है कि आप संविधान में निर्देशित जो फिलॉसफी है उसका पालन नहीं करेंगे, और इस मुद्दे पे थोड़े से लोगों को छोड़ करके सारा इंटेलिजेंसिया सहमत है। अभी मनीष तिवारी शायद कांग्रेस से निकलने की कोशिश कर रहा है, तो उसने इंडियन एक्सप्रेस में लेख लिखा है कि सेना में ये जो ठेकेदारी की भर्ती की योजना आई है कि ये बड़ी प्रोग्रेसिव है, और ये रिफॉर्म बहुत जरूरी है। यानी रिफॉर्म, सुधार एक ऐसा शब्द हो गया है कि उसकी आड़ में सब कुछ माफ है। सेना का नाम मैंने इसीलिए लिया था, यहां से एक शुरुआत हो गई है, आप नोट कर लीजिएगा, यहां से एक शुरुआत हो गई है। और हमारी सेना का जो अभी तक का डिसिप्लिन रहा है, वो धीरे धीरे देखेगा उसका क्या होगा, क्योंकि खुद सेनाध्यक्षों ने कहा कि हमने ये सब लागू करने से पहले कॉरपोरेट घरानों से बहुत अच्छी तरह से बात कर ली, इट इज ऑन रिकॉर्ड। ये जब 4 साल बाद लौट के आएंगे तो वो इन्हें अपने चौकीदार, बाउंसर, जो कुछ भी जिसकी जैसी कैपेसिटी होगी वो रखेंगे। तो सारा खेल खुला हुआ है, कुछ पोशीदा नहीं। तो मेरे ख्याल से 3 दशक बाद ये निजीकरण, उदारीकरण की नीतियों पर पुनर्विचार का समय आ गया है, और ये पुनर्विचार तभी होगा जब नागरिक समाज ये मानस बनाएगा और इसके ऊपर बल देगा, नंबर 1। दूसरा जो कारण मुझे लग रहा है कि इस कदर जो संस्थाओं का विनाश हो रहा है और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ये थोड़ा ज्यादा पुराना कारण है। संविधान तो हमने बना लिया, उसमें जो संस्थाएं बनाई, उनके जो मूल्य बनाए, वे हमने सारे दुनिया भर के जो बेहतरीन आइन थे वहां से ले लिए। लेकिन हम सभी जानते हैं कि वे संस्थाएं और उनमें जो प्रावधान है वो उन देशों के शताब्दियों के लंबे अनुभव के बाद बने थे, और हमने सीधा ले लिया, कोई बुराई नहीं है। लेकिन एक इतने पुराने समाज को और बहुलता धर्मी समाज को इस नए संविधान के हिसाब से उसमें नागरिक बोध पैदा करने का प्रशिक्षण भी तो होना चाहिए था। मान क्या लिया गया कि कुछ जो रोशन ख्याल लोग हैं वे पर्याप्त हैं, और बाकी जनता क्या, वो तो
खाली स्लेट है, उस पर कुछ लिखा ही नहीं हुआ इतनी शताब्दियों से, ना उसका कोई, जब अंग्रेजों की हुकूमत थी या उसके पहले बादशाह और राजे महाराजों की हुकूमत थी, वो तो कुछ समझते ही नहीं थे। अब हम आ गए हैं, हम बताएंगे और वो समझ जाएंगे और सारा कुछ चल निकलेगा। जबकि ज़रूरत ये थी कि अगर भारत को संविधान के हिसाब से एक आधुनिक राष्ट्र राज्य बनाना है तो उसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। बाबा साहब ने एक बार क्रुद्ध होकर के ये कहा था कि जब संविधान कितना भी अच्छा हो, अगर उसे चलाने वाले लोग अच्छे नहीं हैं तो वो कुछ नहीं कर सकता, और उन्होंने उसे जला देने की बात भी कही। बेहतर होता कि बाबा साहब जैसे लोग ये समझते कि आप लोगों ने जो बनाया है वह लोगों के जहन में भी उतरे, इसकी अब आप तैयारी करिए, बल्कि उसके कुछ प्रावधान आइन में ही होते तो बहुत अच्छा होता। ऐसे प्रयास हुए ही नहीं। ये जरूर हुआ कि एक भाई कुछ विचारधाराएं थीं जो अपनी अपनी तरफ खींच रही थी लोगों को भी, बाकी चीज़ों को भी, लेकिन संविधान की विचारधारा जिसे हम कहते हैं आइडियोलॉजी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसे अब जैसा भी वो था, बेहतरी की गुंजाइश कहाँ नहीं होती। इंसान में भी होती है और इंसान जो चीज़ बनाता है उसमें भी होती है। लेकिन जैसा भी बना था, चाहे वो रिप्रेजेंटेटिव था या नहीं था, आप उसे आधार मान करके आगे की कोशिश करते। कोई रातों रात इतने बड़े समाज में लोकतंत्र को हटा करके इस तरह की उस तरह की क्रांति करने में लग गए। कुछ लोग उसे ये राष्ट्र बनाने में, कुछ लोग उसे वो राष्ट्र बनाने में धर्म के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे लग गए। तो नागरिक बोध का प्रशिक्षण नहीं हुआ, ये एक छूटा हुआ अध्याय है। थोड़े से नेता ऐसे हुए जिसमें मैं लोहिया जी को भी मानता हूँ, जो दिन रात ये कोशिश करते रहे कि लोगों के दिमाग को उनकी सारी मान्यताओं और जो किस्से उनके दिमागों में हैं उनके मद्देनजर रीऑर्गेनाइज करने की जरूरत है। उनके नजरिए में ये हो सकता है कि हमें कमी लगे या वो समय से ज़्यादा आगे की बात लगे या वो गलत भी लगे, लेकिन ये काम वो करते थे। और नेहरू जी के खिलाफ चुनाव लड़ने से लेकर के 5-5, 10-10 लोगों की देहातों में मीटिंगें कर करके वो करते थे। ये काम अगर अब भी हम शुरू कर लें, जो अभी की स्थिति है संवैधानिक संस्थाओं के क्षरण की, उससे बहुत सारे संगठन हैं, बहुत सारे लोग हैं, वो संघर्ष कर रहे हैं। हमें आशा करनी चाहिए कि वो संघर्ष रंग लाएगा और जल्दी ही चीज़ें सुधरेंगी। लेकिन हमेशा ऐसी स्थिति ना बनी रहे, इसके लिए नागरिक बोध का एक प्रशिक्षण जरूर होना चाहिए। और इसकी शुरुआत भी कोई सरकार या राजनीतिक पार्टी नहीं करेगी। पिछले दिनों आप लोगों ने देखा होगा कि जो कांग्रेस का शिविर हुआ था उदयपुर में, तो राहुल गांधी ने कहा था कि भाई कांग्रेस के पास विचारधारा है और पार्टियों के पास विचारधारा नहीं है। तो क्षेत्रीय पार्टियों ने और सीपीएम सीपीआई वगैरह ने ऐतराज जताया था। सीताराम येचुरी ने कहा था हम जानते हैं कि कांग्रेस किस तरह से नरम हिंदुत्व के साथ फ्लर्ट करती है। यानी उनके लिए भी मसला नरम और गरम हिंदुत्व ही है। 91 में कॉन्स्टिट्यूशन के पूरी तरह से बरखिलाफ जा करके कॉर्पोरेट के हवाले आपने सब कुछ कर दिया, वो विचारधारा के भीतर नहीं आता। जो राष्ट्रपति के उम्मीदवार हैं
उनको लेकर के भी पार्टियों ने कहा, उन्होंने खुद भी कहा कि ये विचारधारा की लड़ाई है। हमारे जैसे लोग मानते हैं कि विचारधारा की विदाई अच्छी तरह से हो गई है भारत की राजनीति से। जो लोग कोशिश कर रहे थे उन्हें बिल्कुल पीछे धकेल दिया गया है और एक नया मध्य वर्ग का नायक, खुद जो सेकुलर और प्रोग्रेसिव इंटेलिजेंसिया है, बौद्धिक वर्ग है, उसने देश को दे दिया है आम आदमी पार्टी के रूप में। तो अब किसी नई राजनीति की गुंजाइश नहीं है, केवल नागरिकों की भूमिका पर ही भरोसा किया जा सकता है। वो जब समझ जाएंगे तब ये क्षरण को रोकने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। जब तक नहीं होगा तब तक नहीं हो सकता। तो बहुत सारी बातें नागरिक कर सकते हैं। जैसे हमने कुछ युवाओं के साथ मिलकर के, कुछ साथियों के साथ मिलकर के एक भारत संवाद अभियान की शुरुआत की है और उसका मकसद यही रखा है। फिलहाल कोई बड़ी बात उसमें नहीं है कि संवैधानिक संस्थाओं के क्षरण को रोकना है तो नागरिक बोध का विकास करना होगा। धार्मिक पहचान, जाति की पहचान, इलाके की पहचान, ये नागरिक बोध के साथ जुड़कर के ही होनी चाहिए। नागरिक बोध को नकार करके नहीं होनी चाहिए। ये कोशिश एक शुरू की है। तो बाकी तो नागरिक और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। भारत के जो प्रतिष्ठित नागरिक हैं, वो चाहे बौद्धिक वर्ग में है, राजनीति में है, संस्कृति में है, धर्म में है, ये जो हो रहा है, अगर उसके बरखिलाफ वो स्पष्ट लाइन लेकर के बोले तो बहुत फर्क पड़ सकता है, लेकिन बड़ा मुश्किल हो गया है। आप देखिए कैसे कैसे लोगों जिन्हें हम मानते थे कि गोगोई साहब जो हमारे चीफ जस्टिस थे, उनका एक वाक्य है कि अगर मुझे बिकना होता तो मैं राज्यसभा के पद के लिए ही बिकता। तो आप इस लैंग्वेज को देख लीजिए कि चीफ जस्टिस रहा व्यक्ति क्या भाषा का प्रयोग कर रहा है। आप किन नागरिक संस्थाओं की बात कर रहे हैं? मेट्रोमैन, क्या नाम है उनका, सलीम साहब, श्रीधरन जी, जब वो मुख्यमंत्री बनने गए थे केरल, तो उन्होंने क्या कहा था? उस लैंग्वेज को जरा आप देखिए कि आरएसएस भाजपा राष्ट्र प्रेमियों की पार्टी है, जमात है। हमें कोई हम कंटेस्ट नहीं कर रहे उन्हें। क्या बाकी जो पार्टियां हैं, बाकी जो इदारे हैं, वो राष्ट्रद्रोही हैं क्या? तो हमारी पूरी भाषा, हमारी पूरी समझ पर एक पूरी तरह से कॉर्पोरेटाइज्ड, जिसे हम लोग नव साम्राज्यवाद भी कहते हैं, जिसे हटाने में कितनी कुर्बानियां देनी पड़ी, कितने संघर्ष करने पड़े। 1857 के बारे में तो अब इतिहासकार बता रहे कि बड़ी कत्ल-ओ-गारत हुई, बहुत ज्यादा। गांधी जी ने भी एक जगह लिखा है कि उसमें बहुत रक्तपात था, मैं उसे याद नहीं करना चाहता, और हो सकता है उसी से सबक लेकर के उन्होंने एक नया रास्ता निकालने का सोचा। बहरहाल तो नागरिक समाज कुछ करे तो हम बेहतरी की तरफ जाएंगे, और मेरे ख्याल से ज़रूर जाएंगे, लेकिन सोचने की ज़रूरत है कि बराबरी आप रखेंगे नहीं नीतियों में, और धर्मनिरपेक्षता चाहेंगे, ये चलने वाला मामला बिल्कुल नहीं है। मैं एक बार फिर शुक्रिया करता हूँ मुझे यहाँ आकर के आप लोगों के बीच में अपने कुछ विचार रखने के लिए। धन्यवाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के हमारे इस प्रोग्राम के मेहमान हमारे
दोस्त भाई प्रोफेसर प्रेम सिंह जी और यहाँ इस हाल में मौजूद मेरे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, आज का जो हमारा उन्वान था, विषय था, वो बहुत ही गंभीर और बहुत ही सीरियस इम्पोर्टेंट इशू था और इसीलिए हमने प्रोफेसर प्रेम सिंह जी को इसके लिए आमंत्रित किया, दावत दी, क्योंकि आप बराबर लिखते हैं, सोचते हैं और सिर्फ लिखते और सोचते नहीं हैं बल्कि समाज में एक्टिव रहते हैं और समाज से, सोसाइटी से आपका बराबर एक इंटरेक्शन रहता है। तो आपने बहुत ही बुनियादी जो वजूहात हैं कि हमारे मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशनल जो इंस्टीट्यूशंस हैं, संवैधानिक संस्थाएं, जिनको आपने गिनवाया भी, उन संस्थाओं में कैसे उनका पतन हो रहा है, कैसे वो ज़वाल पजीर हो रही, और उसकी वजूहात भी आपने बताई, इसके कारण भी बताए और ये भी बताया हमको कि इसको सिर्फ और सिर्फ तभी इस चैलेंज का मुकाबला किया जा सकता है जब सिटीजन्स वो जागरूक हो जाएं, वो बेदार हो जाएं, अपनी जिम्मेदारी और पोजीशन को समझें। और आपने ख़ास तौर से एक बहुत गहरी बात की तरफ इशारा किया है और वो हमारी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं उनके बारे में आपने कहा है कि ये इकोनॉमिक पॉलिसीज़ भी, ये जो कुछ हो रहा है, इन संस्थाओं का जो पतन हो रहा है, ज़वाल हो रहा है, उसकी एक बड़ी वजह ये भी है। उस पर बात हो सकती है, बहुत से लोगों को इससे अलग राय भी हो सकती है कि क्या सिर्फ यही एक कारण है या और भी कारण है, और ये कारण भी एक महत्वपूर्ण कारण है। तो बहरहाल आपने इस पर बहुत रोशनी डाली और हमारी रहनुमाई की है। मैं कुछ बातें उन्हीं चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए अर्ज़ करना ज़रूरी समझता हूँ। एक बात तो ये कि हमारा मुल्क, हमारा देश एक बहुत ही बड़ा मुल्क है जिसमें बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ हैं, विविधताएं हैं, और हमारी जो सोसाइटी और समाज है वो एक प्लूरल सोसाइटी है। बहुत सारे धर्मों के मानने वाले, आस्थाओं के मानने वाले, धर्म के न मानने वाले, सब तरह के लोग, अलग अलग सामाजिक और राजनीतिक विचारधाराएं रखने वाले लोग, अलग भाषाएं, क्षेत्र और एथनिक जो आइडेंटिटीज़ हैं, तो इतनी सारी डाइवर्सिटीज़ और विविधताएं हैं। तो इतने बड़े देश को चलाने के लिए आज़ादी के बाद जो सोचा गया कि इतना बड़ा देश किन चीज़ों पर आधारित होकर चल सकता है, तो ये हमारा मौजूदा कॉन्स्टिट्यूशन वजूद में आया और एक बहुत लंबी बहस इस पर हुई और आखिर में जो दस्तूर, जो संविधान हम सब लोगों ने मिलकर बनाया, बहुत सी चीज़ों से लोगों को सहमति हो या न हो, लेकिन ये संविधान हम सब ने मिलकर बनाया है। और मैं समझता हूँ कि इस तरह के एक विविधता और प्लूरलिस्टिक और डाइवर्स सोसाइटी को चलाने के लिए जो एक प्रैक्टिकल संविधान हो सकता है,
और जिसमें 4 बुनियादी वैल्यूज़ को अहमियत दी गई, 4 बुनियादी अक़दार को, मूल्यों को, और वो 4 ये है कि फ्रीडम एंड लिबर्टी, सबको आज़ादी, धर्म की आज़ादी, आस्था की आज़ादी, विचारधारा की आज़ादी, उस पर आचरण की आज़ादी, उसको फैलाने की आज़ादी। और ये आज़ादी जो है सबसे कीमती चीज़ है। और दूसरी वैल्यू कि यहाँ सब बराबर है, मसावात, इक्वालिटी, समानता, नागरिकों के बीच में किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं हो सकता, नहीं होना चाहिए। और तीसरी बात यह कि ये पूरी व्यवस्था और पूरा निज़ाम अदल और इंसाफ और जस्टिस की बुनियाद पर होना चाहिए। जस्टिस इसकी वैल्यूज़ में से, न्याय हो, सबके साथ न्याय हो, और न्याय और जस्टिस होने में किसी किस्म का डिस्क्रिमिनेशन ना हो। और एक चौथी वैल्यू और है, वो है फ्रेटर्निटी। अलग अलग धर्म, आस्थाएं, विचारधाराएं होते हुए भी हम एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे का आदर करें, एक दूसरे से प्रेम और मोहब्बत का रिश्ता रखें। विचार अलग हो सकते हैं, आस्था अलग हो सकती है, लेकिन बेसिक वैल्यू हमने ये तय की कि इस सब के बावजूद इस देश के तमाम शहरी और नागरिक आपस में प्रेम और मोहब्बत के साथ और एक दूसरे का सम्मान और आदर करते हुए रहें। तो ये वो मूल्य हैं, और इन्हीं मूल्यों पर ये सारी संस्थाएं मजबूत तभी होंगी जब ये मूल्य वहां पर मजबूती से लागू होंगे। आपने बहुत अच्छा याद दिलाया कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने भी ये बात कही थी कि संविधान हम कितना ही अच्छा बना लें, लेकिन अगर उसका इम्प्लीमेंट करने वाले, उसका निफाज करने वाले अगर अच्छे नहीं हैं, ईमानदार नहीं हैं, तो जाहिर है उसकी जो अच्छाइयाँ हैं उसका कोई असर नहीं होगा। तो आपने इस तरफ इशारा किया कि ये तमाम संस्थाएं, चाहे वो विधायिका, लेजिस्लेचर, या जुडिशरी, न्यायपालिका, या एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका, ये 3 बुनियादी, मीडिया और सेना को भी आपने, मीडिया को तो हम सभी मानते हैं, लेकिन अब चूंकि मीडिया की वो हैसियत बची नहीं है, इसलिए उसका उस तरह जिक्र करना मुनासिब नहीं है। और आपने एक और चीज़ ऐड की है कि सेना, जो हमारी आर्मी है, वो भी एक संस्था है जिसको अलग से माना जा सकता है। इस पर अलग राय हो सकती है, लेकिन वो भी एक चीज़ है। तो इन तमाम चीज़ों में जो ज़वाल और पतन हो रहा है उसका बयान करने की ज़रूरत नहीं है, हम सब जानते हैं। जो कारण आपने बताए, और मैं भी उसकी तायद में ये बात कहना चाहता हूँ कि जब जमहूरी निज़ाम में, लोकतंत्र में, जब लोग यानी जनता अपनी जिम्मेदारी और अपनी पोजीशन से गाफिल हो जाए, तो फिर जो हमारे प्रतिनिधि और नुमाइंदे हैं, जो होने तो हमारे सेवक चाहिए, और कहते भी हैं सेवक, लेकिन वो सेवक से शासक बन जाते हैं। और जनता गाफिल हो जाए तो वो शासक भी निरंकुश हो जाता है, एग्रेसर, ऑपरेसर बन जाता है, और कहने को यही कहा जाता है कि हम सेवक हैं जनता के। तो बुनियादी वजह यही है। आज़ादी के बाद 75वां साल आज़ादी का शुरू हुआ है, 74 साल पूरे हो गए हैं। हम देखते हैं कि हमारी आवाम
अभी भी सही मायने में अपनी पोजीशन, अपनी स्थिति और अपनी ड्यूटीज और अपने राइट्स के बारे में जागरूक नहीं है, जिसकी तरफ आपने भी इशारा किया है। तो जनता का अपनी पोजीशन और अपनी ड्यूटीज के बारे में जागृत रहना। हम अपने नुमाइंदे चुनते हैं और वो नुमाइंदे ही सरकार बनाते हैं संविधान के मुताबिक। लिहाजा ये नुमाइंदे हमारे सामने, जनता के सामने, वी द पीपल जो संविधान में कहा गया है, उनके सामने जवाब दें। दे आर अकाउंटेबल टू द पीपल ऑफ इंडिया, सिटीजन्स ऑफ इंडिया। जिस तरह, अगर थोड़ा सा आसान, अच्छी भाषा नहीं है लेकिन थोड़ा सा समझाने के लिए, कि जब हम किसी काम के लिए किसी मुलाजिम को रखते हैं तो अगर मालिक या मुलाजिम जो है अपनी जिम्मेदारी और हैसियत से गाफिल हो जाए तो जाहिर है वो नौकर जो है एक दिन क्या कर सकता है वो हम सब जानते हैं। तो ये जो नुमाइंदे और सरकार में जो लोग हैं उनकी हैसियत यही है, हम चुनते हैं, ये हमारे प्रतिनिधि हैं, इनको जिम्मेदारी दी गई है कि तुम ये काम तुम्हें करना है, ये जिम्मेदारी तुम्हें निभानी है। लेकिन हम गाफिल हो गए कि इनको हमारे सामने जवाबदेह होना चाहिए। आज भी बहुत से लोग ये सवाल उठाते हैं और ये डिमांड करते हैं कि राइट टू कॉल पर भी बात होनी चाहिए, कि हम किसी को चुनते हैं, अगर वो ठीक से काम नहीं कर रहा हो तो हम उसे वापस 5 साल पूरे होने से पहले भी वापस बुलाने का अधिकार हमको मिलना चाहिए। इसके कई पहलू हैं, कुछ पॉजिटिव भी हैं, नेगेटिव भी हैं, मगर बहरहाल आज पोजीशन और स्थितियां ऐसी हैं कि इस पर बात जरूर होनी चाहिए। 5 साल इंतजार नहीं किया जा सकता। तो ये एहसास और जिम्मेदारी पैदा करना कि असल लोकतंत्र में जो ताकत है वो जनता की है, आवाम की है। नुमाइंदे और सरकार उनके आगे जवाब दें। लेकिन आज ये रिश्ता उल्टा हो गया। हम सिर्फ इलेक्ट करके, वोट करके और उसके बाद इतने मजबूर हो जाते हैं कि उनसे मिलने तक के लिए बहुत मुश्किलें होती हैं। और फिर वही सेवक जो है वो हमारे लिए ऐसे कानून बनाते हैं और हमारे लिए ऐसा शासन लाते हैं कि हम देख रहे हैं कि आज जनता की क्या स्थिति है। तो इलाज सिर्फ यही है कि जनता को, आवाम को, सिटीजन्स को, जैसा कि आपने भी बताया कि हमारी बहुत सारी चीज़ें, आइडेंटिटीज़ अलग अलग हैं, लेकिन सिटीजन की जो आइडेंटिटी है, हमारी नागरिक की जो पहचान है, वो कॉमन पहचान है। और उसकी जिम्मेदारी है कि हम सब नागरिक देश के वो देश में ऐसा माहौल पैदा करें कि आवाम को, जनता को अपनी सही पोजीशन का एहसास हो और वो इनका हिसाब ले सके, इनका जायज़ा ले सके, इनका असेसमेंट कर सके। और अगर ये ठीक से काम नहीं कर रहे हों तो उनको पनिश करने का भी अधिकार जनता को सही माने में मिलना चाहिए। स्पिरिट तो यही है, लेकिन अभी उस स्पिरिट से हम काफ़ी दूर हैं। आज हम देख रहे हैं कि सियासत हमारी, जिसके बारे में कहा जाता है कि सारे नागरिक बराबर हैं, सब कोई, हर कोई इलेक्शन में हिस्सा ले सकता है, लेकिन ये बात सिर्फ कहने की है। क्या हर कोई आदमी इलेक्शन में हिस्सा ले सकता है? हर कोई आदमी नुमाइंदा बन सकता है? हर कोई आदमी इलेक्शन के लिए उतनी चीज़ें मौजूद हैं? आज पैसे का जो रोल है इलेक्शन में वो कितना ज़्यादा हो गया, पार्टियों का रोल है। हम कहते हैं न्याय सबके लिए, इंसाफ सबके लिए। क्या एक मामूली गरीब आदमी इंसाफ पाने के लिए वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाने का खर्चा बर्दाश्त कर सकता है? कहाँ बराबर हुआ सबके लिए? ये बराबरी कहाँ हुई? शिक्षा सबके लिए बराबर है, ये बराबरी कहाँ हुई? तो ये मामला तमाम चीज़ों में आ गया। आज हमारी जो ब्यूरोक्रेसी और एग्जीक्यूटिव है, जो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज हैं, पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन है, उसका रोल हमको बराबर देखने को मिल रहा है। ये
ब्यूरोक्रेसी और लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी जो है वो आज आज़ाद नहीं रही। आमतौर पर वो एक तरह से सियासी पार्टी या जो पार्टी हुकूमत में है उसके लिए एक टूल बन गई है। खुद दिल्ली पुलिस के बारे में जो 2020 के दिल्ली के जो फसादात हुए और जो कुछ हुआ हम सबको मालूम है, और अभी जो पिछले दिनों त्योहारों के मौके पर जिस तरह की घटनाएं हुई उस पे हाई कोर्ट ने बाकायदा इशारा किया है। तो हम सब जान रहे हैं कि पुलिस का रोल एक पॉलिटिकल एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए, यानी किस तरह के लोगों को दिल्ली राइट्स के लिए जिम्मेदार बनाया गया, कॉन्स्पिरेटर बनाया गया। तो बहरहाल ये जो पतन है संस्थाओं का, और आज जिस तरह ईडी का इस्तेमाल, इनकम टैक्स के इदारे का इस्तेमाल, सीबीआई का इस्तेमाल, हर तरह का, और अब बुलडोजर, तो ये जो जिस रुख पर हमारा देश जा रहा है ये स्थितियां बहुत चिंताजनक हैं। और मैं समझता हूं कि इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है कि हम सब नागरिक, और मैं समझता हूं कि इसमें निराशा और नाउम्मीदी की बात भी नहीं है। ये बात सही है कि हालात बहुत संगीन हैं, बहुत ख़राब हैं, और स्थितियों का सुधारना ज़रा मुश्किल नज़र आता है, लेकिन हमारे अंदर वो पोटेंशियल बाकी है। हमने हर चैलेंज का मुकाबला किया है। 1975 में जब डिक्टेटरशिप की आहट हुई तो ये देश खड़ा हो गया और डिक्टेटरशिप के रास्ते पर जाने से रोका। तो मैं समझता हूं अभी भी जिस तरह से कम्युनल और फैसिस्ट फोर्सेस ने जिस तरह से हमारी डेमोक्रेसी को एक तरह से बंधक बना लिया है, और जिस तरह इस मुल्क को एक डिवीजन, सोशल डिवीजन के रास्ते पर ले जाया जा रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग, कंसर्न सिटीजन्स, एनजीओज, सिविल सोसाइटी के लोग और बहुत सारे सच्चे धार्मिक लोग, इस सब लोग चिंतित हैं, नौजवान। तो मुझे लगता है कि अगर मंसूबे के साथ अपने दिल को बड़ा करके, और जिन विषयों पर हमारी राय और अलग अलग हैं, मतभेद हैं, उनके बारे में, एक दूसरे के बारे में टॉलरेंस और सम्मान का रवैया रखते हुए हम इस बड़े कॉज के लिए कि इस मुल्क को गलत रुख पर जाने से बचाना हमारी जिम्मेदारी है। तो मैं समझता हूँ ये मुश्किल ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। मैं इसी के साथ एक बार फिर हमारे प्रोफेसर प्रेम सिंह जी का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और उनकी मैडम भी यहाँ तशरीफ़ लाई हैं, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और आपने इस विषय पर बहुत ही गहरी बातें हमारे सामने रखी हैं, और मैं समझता हूँ हम सब मिलकर अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाएं, और जिस तरह अब तक हमने बड़ी चुनौतियों का सामना किया है, इंशाअल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि इस चुनौती से भी हम का भी सामना करेंगे और इस मुल्क को गलत राहों पर जाने से रोक सकेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद।